हेलो स्टूडेंट, मैं एक तरह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का पार्ट 10 क्लास 6 का है। क्लास 6 का पार्ट 10 लेसन नंबर 10 भारत मृदा वनस्पति और वन्य जीव के बारे में यहाँ पर देखने वाले। तो भारत में किस प्रकार की मृदा है, वनस्पति और वन्य जीव, इन सबको देखते हैं। तो आपने अपने आसपास की मिट्टी को देखा होगा। यह है कहीं कंकड़ पत्थर से युक्त, तो कहीं चिकनी, कहीं भुरभुरी, तो कहीं रेतीली या रेवदार होती है। इन्हीं अलग अलग मिट्टियों में विविध प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसी प्रकार भारत जैसे विशाल देश में भांति भांति की मिट्टियां और वनस्पति पाई जाती हैं। अब यहाँ पर देखना, मृदा की ऊपरी सतह पर महीन कणों से बनी हुई पतली परत यानी कि मृदा या मिट्टी कहलाती है। इसमें महीन धूल कणों के अलावा रेत, बजरी, कंकड़, पत्थर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मृदा में पेड़ पौधे और जीव जंतु में सड़े गले अवशेष भी पाए जाते हैं। तो मृदा के प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं मैप के माध्यम से। तो ये जो ग्रीन ग्रीन है मैप में, वो है पर्वतीय क्षेत्र वाली, जलोढ़ मिट्टी वाइट वाली, लाल और पीली मिट्टी ये वाली है। और काली मिट्टी ज़्यादातर राजस्थान वाले इलाके में है। लेटराइट मिट्टी और शुष्क मिट्टी। तो इस तरह से मैप में बताया गया है। आगे है मृदा, देख लेते हैं, यानी कि मिट्टी। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर महीन कणों से बनी हुई पतली परत या मिट्टी कहलाती है। इसमें महीन धूल कणों के अलावा रेत, बंजरी, कंकड़, पत्थर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मृदा में पेड़ पौधे और जीव जंतु के सड़े गले अवशेष भी पाए जाते हैं। इसे ह्यूमस कहते हैं। यह मृदा को अधिक उपजाऊ बनाता है। भारत में अनेक प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, इसको जानते हैं। तो जलोढ़ मृदा जो है सबसे अधिक उपजाऊ होती है। ये नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए महीन मलबा के जमाव से बनती है। भारत का उत्तरी विशाल मैदान इसी मिट्टी से बना हुआ है। तो यूपी का बहुत ज़्यादा एरिया जो है जलोढ़ मिट्टी से है, जो कि बहुत उपजाऊ है। यह मैदान गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए मलबों के जमाव से निर्मित है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत में महानदी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियों के डेल्टाई भाग में इसका जमाव है। इस मृदा में गेहूं, चावल, गन्ना आदि फसलों की खेती की जाती है। काली मिट्टी के बारे में देखते हैं। यह मृदा भारत में ऐसे भूभाग पर मिलती है जहां प्राचीन काल में लावा का जमाव हुआ है। लावा की चट्टानों के टूटने फूटने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसे कपासी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का रंग काला होता है। ये कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। अब लाल पीली मिट्टी देखते हैं, रेड येलो सॉइल। तो ये मिट्टी का निर्माण प्रायद्वीपीय पठारी भाग में पुरानी चट्टानों के टूटने के कारण हुआ है। तो इसका रंग लाल पीला है। ऐसी मिट्टी गर्म और सूखे भागों में पाए जाने के कारण कम उपजाऊ होती है। उर्वरकों, खाद एवं सिंचाई की मदद से इसकी अच्छी फसल उगाई जा सकती है। लैटराइट मिट्टी, भारत में यह मिट्टी गर्म और अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मृदा के पोषण तत्व पानी में घुलकर रिस कर नीचे चले जाते हैं। पोषक तत्वों के अभाव में यह मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। भारत में यह मिट्टी केरल के मालाबार यानी कि पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार और उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलती है। इस मिट्टी में चाय, कॉफी, काजू इत्यादि की बागवानी कृषि की जाती है। तो लेटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पर है? केरल के पश्चिमी छोटा नागपुर पठार और उत्तर पूर्वी राज्यों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। यहाँ पे चाय, कॉफ़ी और काजू की कृषि होती है। आगे देखते हैं, मरुस्थली मतलब रेगिस्तान वाला, और कुछ हिस्सा गुजरात वाला भी है। यह है मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग तथा गुजरात के कुछ भागों में इसका विस्तार है। यह रेतीली और नमकीन है। इसमें नमी बहुत कम होती है। इस मिट्टी को सिंचाई और कृषि योग्य बनाया जा सकता है। और यहाँ पर एक इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई करके पश्चिमी राजस्थान में गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है।
पर्वतीय मृदा, तो भारत में इस मृदा का विस्तार पर्वतीय और पठारी भागों में पाया जाता है। ये मृदा ढालों पर पतली परत के रूप में होती है, जबकि पर्वतों की घाटियों में मृदा की मोटाई अधिक होती है। इसी मृदा पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं तथा कहीं कहीं पर सीढ़ीदार खेतों की खेती भी की जाती है। अब यहाँ पर कुछ जानना है कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन कहते हैं। इसमें मिट्टी का कम उपजाऊ होता है। मृदा अपरदन को रोकने और उसके उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए मृदा संरक्षण कहलाता है। आगे है वनस्पतियां। वनस्पतियों के बारे में देखते हैं। तो पेड़ हैं यहाँ पर, वनस्पति, झाड़ी, मृदा, घास, ये सारी चीजें। तो आपने अपने आसपास बहुत सारे जो हैं वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे उगे हुए देखे होंगे। कुछ पेड़ बड़े होते हैं जैसे कि नीम, आम, गुलाब, गेंदा, और ये सब क्या छोटे हैं। कुछ वृक्ष कम टहनियों वाले, पत्तियों वाले होते हैं जैसे नारियल इत्यादि। हमें पेड़ पौधों को देखना और घास के मैदानों पर खेलना अच्छा लगता है। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में आसपास पाए जाने वालों सूचियां बनानी है। आगे देखते हैं। ये सब आपके क्षेत्र की वनस्पतियां हैं। वनस्पति का अर्थ है पेड़ पौधे, झाड़ियों और घास इत्यादि का समूह जो एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वनस्पतियां। आगे, जो वनस्पति मानव की सहायता के बिना उगती और बढ़ती हैं उसको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब भारत की वनस्पति, अपने देश भारत में जलवायु, मिट्टी, तापमान और वर्षा की विविधता के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों को मुख्य रूप से 5 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो 5 प्रकार हैं यहाँ पर वनस्पति। यहाँ पर बॉक्स में देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों में जलवायु, मृदा, तापमान एवं वर्षा है। इसमें वर्षा की मात्रा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया। सेकेंड है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ट्रॉपिकल डेसिडोस फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ, ट्रॉपिकल डेजर्ट शर्व, पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट, ज्वारीय दलदली, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट इसको बोलते हैं ज्वारीय और दलदली में। आगे है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो हमने एक मैप देखा था जहाँ पर मैप में वर्षा का दिखाया गया था कि काला काला जो हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है। तो वहीं उसी वाले क्षेत्र में ज़्यादातर हमने पूर्वी क्षेत्र में देखे थे और समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र देखे थे। तो वही वाले क्षेत्र हैं मुख्यतः पश्चिमी घाट तथा देश के उत्तर पूर्वी भागों में मिलते हैं। ये इतने घने और ऊंचे होते हैं कि इसमें सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पड़ता है। इन वनों के वृक्ष वर्षा के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिससे ये वन हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। इसलिए इन्हें सदाबहार वन यानी कि सदाबहार वन भी कहते हैं। इनके मुख्य वृक्ष जो हैं महोगनी, एबोनी, रबड़ और रोजवुड आदि हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ये वन जो है सामान्यतः वर्षा यानी 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन हिमालय के शिवालिक श्रेणियों से लेकर पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों तक फैले हैं। ये वन कम घने होते हैं और वर्षा के एक निश्चित समय यानी कि अधिकांश ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसलिए इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। इन वनों में सागौन हो गया, सागौन की जो फर्नीचर है वो मजबूत बनते हैं और इसमें जो दीमक है वो लगती नहीं है। तो सागौन हो गया, साल हो गया, आबनूस हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया और चंदन, शीशम, शहतूत आदि के वृक्ष मुख्य रूप से मिलते हैं। ऐसे वन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियां। ये कम वर्षा वाले यानी कि 80 सेंटीमीटर से कम वाले
क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वनस्पति राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा दक्षिण पठार के शुष्क भागों में मिलती है। पानी की कमी को दूर करने के लिए इन वनस्पतियों की पत्तियां कटीली होती हैं। मरुस्थलीय वनस्पतियों में झाड़ियों की प्रधानता होती है। इस क्षेत्र की प्रमुख वनस्पतियां जो है कीकर, केर, बबूल, खजूर, कैक्टस आदि हैं। पर्वतीय वन के बारे में यहाँ पर देखते हैं। ये वन पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों को पर्वतों की ऊंचाई भी प्रभावित करती है। यहाँ उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों को लेकर उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार शंक्वाकार पर्वतीय वन मिलते हैं। समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है। ये शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। यहाँ के मुख्य वृक्ष जो है चीड़, पाइन, चेस्टनट, ओक, देवदार तथा मैंग्नोलिया है। ज्वारी और दलदलीय वन वाले देखते हैं तो इस प्रकार के वन डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। ये वृक्ष खारे पानी में भी रह सकते हैं और ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है गंगा नदी का डेल्टा है। यहाँ विशेष रूप से सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं और इन्हीं वनों को सुंदरवन भी कहा जाता है। इसमें मैंग्रोव, अब यहाँ पर जो है वनस्पति के प्रकार मैप के माध्यम से बताया गया है। मैंग्रोव वन भी कहते हैं। तो जो समुद्र के, अब जैसे अंडमान निकोबार है तो अंडमान निकोबार यहाँ पर पाए जाते हैं मैंग्रोव, और यहाँ पर जो हमारा कलकत्ता वाला हिस्सा है वहाँ पर भी पाया जाता है सुंदरवन डेल्टा। आगे देखते हैं। अब वनों के लाभ क्या हैं, तो आपने भारत में पाए जाने वाले वनों के बारे में जाना। क्या आप बता सकते हैं कि वनों, पेड़ों, पौधों हमें क्या लाभ है? तो आप अपने घर की ऐसी सभी वस्तुओं की सूची अभ्यास पुस्तिका पर बनाएं जो पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त हुई हो। तो यहाँ पर है कि आप भारत में पाए जाने वाले वनों के बारे में जाना, उसके लाभ के बारे में यहाँ पर बताना है। तो ऑक्सीजन है, दवाइयाँ हैं, आश्रय है, चारा है, ईंधन है, शहद भी मिलता है, फल, गोंद एवं लाख, फर्नीचर, मिट्टी को बांध के रखती है, रबड़ भी मिलती है, इमारती लकड़ियाँ भी मिलती हैं। वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास है। तो जो कुछ भी हमें आवश्यकता होती है वो हमें ज़्यादातर हमें वनों वनस्पतियों से ही हम फुलफिल करते हैं, चाहे वो जीवन जीने के लिए हो, ऑक्सीजन हो, या फिर पीने के लिए पानी हो। पेड़ नहीं होंगे, वनस्पति नहीं होंगे तो जो पानी का लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमको देती है अनलिमिटेड, उसको एक किसी उसमें बांध के रखना कि हाँ ये चीज़ें मिलती हैं, तो वनस्पतियों का क्या हो जाएगा, वो अपमान जैसा होगा, क्योंकि हर चीज़ हमको वहाँ से मिलती है। आगे देखते हैं। वनों से हमें ये सारे लाभ हैं, तो ये सारे लाभ तो है ही, लेकिन जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास वनस्पतियां होनी ही आवश्यक है। इसको देख लेते हैं। अनेक उद्योग चलाने हेतु कागज, दिया, सिलाई, साबुन, बूट, पॉलिश ये सारी कच्चा माल लेती हैं। वायु को शीतल और मिट्टी को नम रखने में सहायता करती हैं। वर्षा करने में सहायता करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बंद कर रखती हैं। इस प्रकार ये मिट्टी के अपवर्तन को रोकते हैं, बाढ़ को रोकते हैं, और पेड़ों की कटाई रोकनी चाहिए। साथ ही पेड़ लगाने भी चाहिए जिससे पृथ्वी को हरा भरा रखा जा सके। ऐसा करने से हम स्वस्थ भी रहेंगे। आगे देखते हैं। मैंग्रोव वन समुद्र तटों को स्थिर रखते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं। वन्य जीव देख लेते हैं। अब कौन कौन से वन्य जीव हैं। आप अब जब वनस्पति हैं तो वन्य जीव भी उसमें होंगे, क्योंकि उनका प्राकृतिक निवास है। कुछ जानवर पालतू होते हैं जिन्हें आप अपनी आवश्यकता अनुसार या शौक से पालते हैं। कुछ जानवर जंगलों से मिलते हैं जिन्हें हम नहीं पालते। ऐसे जानवरों को वन्य जीव कहते हैं। जैसे कि बंदर हो गया, राइनासोरस हो गया, कुत्ता हो गया, लिपर्ड हो गया, रेबिट हो गया,
वॉल्फ हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, टाइगर हो गया। तो यहाँ पर कुछ वन्य और पालतू जीव है। गौर को पालते हैं, हॉर्स को भी पालते हैं, बफेलो, काऊ और रैबिट, इन सबको पाल सकते हैं। लेकिन टाइगर और इन सबको नहीं पालते हैं, ये वाइल्ड एनिमल है और जंगलों में रहती हैं। इसके अलावा जू में भी हम देख सकते हैं वाइल्ड एनिमल को। पालतू जानवर हम सभी के बीच बस्तियों में रहते हैं, लेकिन वन्य जीवों को रहने के लिए वनों की आवश्यकता होती है। वनों की लगातार कटाई की वजह से वन्य जीवों के जीवन का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस कारण से ही वनों में रहने वाले पक्षियों की संख्या लगातार कम हो रही है। जैसे पशुओं में बाघ, सफेद हाथी, काला हिरण, शेर इत्यादि। इसी प्रकार पक्षियों में गिद्ध, गौरैया, सारस, कौआ आदि की संख्या भी निरंतर कम होती जा रही है। वन्य जीव हमारे लिए बहुत उपयोगी है, जैसे कि गिद्ध पक्षी मरे हुए पक्षियों का मांस खाकर प्राकृतिक वातावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं, किंतु इनकी संख्या भी बहुत कम हो गई है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों तथा पक्षी विहारों की स्थापना की गई है, जिनमें वन्य जीव सुरक्षित रहते हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क वह क्षेत्र जहाँ पर शिकार तथा चराई पूर्णतया बंद कर दी जाए, वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वह क्षेत्र जहाँ अनुमति के आधार पर नियंत्रण चराई की जा सकती है। पक्षी विहार जहाँ पर पक्षी स्वतंत्र रूप से अपने भोजन पदार्थों को प्राप्त करते हैं, उसको बर्ड सेंचुरी कहते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों, पक्षी विहारों तथा अभयारण्यों की सूची अपनी अभ्यास पुस्तिका में हमें को बनानी है। इसमें सामने संबंधित प्रदेश का नाम भी लिखना है। तो ये हम होमवर्क के लिए दिया गया है। आगे देखते हैं शाकाहारी और मांसाहारी। तो शाकाहारी जो वनस्पतियों को खाते हैं, और मांसाहारी जो वनस्पति खाने वाले को खाते हैं, तो उसको मांसाहारी हो गया। जैसे शेर हो गया, भेड़िया हो गया, टाइगर हो गया, ये सब क्या है, वनस्पति, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी और इन सब का क्या है, शिकार बनाते हैं। आगे देखते हैं अब प्रवासी। अब यहाँ पर कुछ और भी जानना है। तो हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत को मसालों का घर कहा जाता है। विश्व के फलों के उत्पादन में भारत का 10वां हिस्सा है। एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में ही पाए जाते हैं। असम के जंगलों में हाथी और गैंडे पाए जाते हैं। केरल और कर्नाटक में भी हाथी पाए जाते हैं। प्रवासी पक्षी क्या है? प्रवासी पक्षी पेलिकन, साइबेरियन सारस, स्टोकर, फ्लेमिंगो, पिनटेल, बतख इत्यादि प्रत्येक सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन क्रेन यानी साइबेरियन सारस साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या बिल्कुल फ्रीज जम जाते हैं। तो ये पक्षी क्या साइबेरिया से उड़ के हमारे देश में आते हैं। तो यहाँ पर और ये कहाँ तक रहते हैं? मार्च तक रहते हैं, और फिर जब यहाँ पर गर्मी पड़ने लग जाती है तो वापस अपने साइबेरिया लौट जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ शब्दावली। उष्ण मतलब गर्मी, मानसून मतलब मौसमी, शंक्वाकार मतलब इस प्रकार से, उपोष्ण कम गर्म, मरुस्थल जो है सूखा क्षेत्र, सदाबहार हमारे हरे भरे रहने वाले पेड़ पौधे, सदाबहार। आगे है वन्य प्राणी संरक्षण। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि भरतपुर हो गया, कान्हा हो गया, संजय गांधी, गिर हो गया। ये सारे के सारे जो हैं अभयारण्य, पक्षी विहार, राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर, केरल का बांदीपुर हो गया। तो ये सारे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।